हाँ, तो कैसे हैं सभी लोग? आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लास अगर आपने नहीं किया है तो फिर तुम्हें पहले वाले वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से पहले जाकर देख ही लीजिए, क्योंकि अगर उसे आपने नहीं देखा है तो फिर इसे समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। बहुत ही बेहतर ट्रिक के साथ मैंने उसे बताया था। बाय द वे, अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं नहीं मैं पहले ही देखूं इसे ही, तो फिर आप देख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं, रिवाइज करा देता हूं। क्यूबा जो कि अमेरिका के पास में था और सी से क्यूबा होता है। और जब ये बात करते हैं 1962 के आसपास की, तो उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वार। क्या कहते हैं? पेन जो है इसका, और 27 तक आने वाला है। तब तक मैं हाथ से ही जो भी लिखना है लिखते रहा हूँ। कोल्ड वार। अब शीत युद्ध इसी को कहते हैं। तो शीत युद्ध में क्या होता है कि कोई मतलब वेपन्स का जो है, मतलब कि जो हथियार होते हैं इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बस ऐसे ही होता है ना, जैसे दोनों देश एक दूसरे के प्रति अनेक जो धमकी भरी क्या बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर उसी को कहा जाता है शीत युद्ध या फिर कोल्ड वार कह सकते हैं। हमने क्यूबा के बारे में पढ़ा था। शीर्षे क्यूबा है और शीर्षे उस समय जो उसके राष्ट्रपति थे, तो उस समय जो सी से इसके राष्ट्रपति थे कास्त्रो, याद रखिएगा कास्त्रो, मैंने ये बताया था। ओके। निकिता क्रुश्चेव क्रुश्चेव खुरचने वाला काम कौन कर सकता है? रशिया ने किया था। किसको खुरचने वाला काम किया था? अमेरिका का। ओके। और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो कैनेडी था, जॉन एफ कैनेडी। कौन था? जॉन एफ कैनेडी, याद रखिएगा। उसके जान पर बनाई थी, अमेरिका के जान पर बनाई थी, क्योंकि रशिया ने, ठीक है, इस क्यूबा में, जो क्यूबा अमेरिका के पास ही है, पड़ोसी, वहां पर जाकर रशिया क्या करता है? अपना सैन्य अड्डा खोल देता है, मिसाइलें तैनात कर देता है। फिर तो जान पर बनी ही आएगी अमेरिका का राष्ट्रपति, अर्थात जॉन एफ कैनेडी। ओके। फिलहाल मैं ये बता दूं कि सभी मैप हमने उस दिन डिस्कस किया था। आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो कुल मिलाकर के पूर्वी देशों की बात हमने की थी। यहाँ से अगर बात करें तो ये पूर्वी यूरोप अमेरिका के सपोर्ट में, और पश्चिमी, सॉरी, पूर्वी इधर होगा दाएं हाथ की तरफ। पूर्वी यूरोप जो है वो रशिया के कांटेक्ट में, और पश्चिमी जो थे, ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। और इसीलिए दो यहाँ पर क्या होते हैं? विश्व। पहला विश्व जो है अमेरिका हो जाता है, क्योंकि विश्व का मोस्टली देश अमेरिका की तरफ झुकाव कर लिया। और फिर दूसरा विश्व यानी कि महाशक्ति रशिया को मान लिया गया। उस समय इसका नाम क्या? सोवियत संघ था। तो इसलिए दूसरा जो विश्व माना जाता है उसे रशिया को। बात करें तो इसे पश्चिमी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और ये पूर्वी सभ्यता में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और चीज पढ़ा था कि 1945 में मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के बीच में द्वितीय जो विश्व युद्ध थी वो समाप्त हुई। 39 से स्टार्ट में हुई थी और 45 में जाकर समाप्त होती है। ठीक है। तो 45 में ये मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, विश्व युद्ध, वो समाप्त होती है। अब मैंने आपको बताया था कि मित्र राष्ट्र कौन कौन थे। मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र, मित्र कैसे होना चाहिए? तो एज अ बॉयफ्रेंड होना चाहिए, BF। ए फॉर अमेरिका, एस फॉर सोवियत संघ यानी कि रशिया, बी फॉर ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, और एफ फॉर फ्रांस। ये सभी ट्रिक मैंने उस दिन बताए थे, मैं फिर से आपको, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। पहला विश्व युद्ध 14 से 18 तक, जबकि दूसरा जो है ये तो आप समझ रहे हैं। अगस्त 1945 को, कब? 6 तारीख को, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को 8:15 में एनोला के B-29 बम वर्षक से हिरोशिमा पर बम गिराया गया, यानी कि ये पहला बम था। आप लोग सुने होइएगा या पढ़े भी होंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने 2 बम गिराए थे। पहला बम गिरा था हिरोशिमा पर,
दूसरा बम गिरा था है नागासाकी पर, ठीक है। पहला गिरा था है 6 तारीख को, दूसरा गिरा था है 9 तारीख को, यानी कि ठीक 3 दिन बाद। पहला बम गिरा था है 8/15 को, दूसरा बम गिरा था है 11/15 को, मतलब वही 11 यानी कि ये भी 8-3-11, 3 घंटे बाद। तो पहला बम 6 तारीख 8 बजे, दूसरा बम 3-3 जोड़ दीजिए, 6 तारीख, अब दूसरा गिरेगा 9 तारीख को, कितना बजे? तो पहला 8 बजे, तो दूसरा गिरेगा 11:02 पर। पहला जो बम था वो 15 किलो का था, और जो दूसरा जो था वो 21 किलो का था। तो पहला वाला जो था इसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, जो दूसरा था वो फैट मैन, उसे मान लीजिए फैट मैन, मोटा आदमी, याद रखिएगा ऐसे फैट मैन। फैट मैन इसलिए क्योंकि इसका वजन भी ज्यादा था। अब जो लिटिल बॉय था 15 टन का था, और फैट मैन 21 टन का था, तो इसीलिए अब 1950 के दशक की बात करें तो ये लोग 10 से 15 हजार किलो टन की क्या कर रहे थे, परमाणु जो बम है, मिसाइल वगैरह जो है, इसका परीक्षण करने लगे थे। अवरोध, जिसके बारे में मैंने उस दिन बताया था, रोक और संतुलन का एक सिद्धांत है जो एक दूसरे को लड़ाई से बचाता है। अब क्या सिद्धांत है उस वीडियो में जाकर देख लेंगे। मैंने फिर बात किया था पश्चिमी देश किसको सपोर्ट कर रहे हैं और फिर पूर्वी देश किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने फिर बात किया था पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं के लिए क्या किया था, नाटो, और ये कब किया था, 49 में किया था। कब? ठीक 50 से 1 ईयर माइनस, यानी कि 49 में किया था, 1949 में। हमारा देश 47 को आजाद हो रहा है, और ये लोग 2 साल बाद क्या कर रहे हैं, नाटो एक संगठन है, इसका स्थापना कर रहे हैं। तो रशिया भी पीछे रहने वाला कहाँ था, वो 55 में क्या करता है, इसको कहा जाता है वार्शा। क्या कहा जाता है, वार्शा, यहाँ देख सकते हैं। तो रशिया ने एक संगठन बनाया, और इसके वजह से क्या किया, इसी के द्वारा, इसी के जरिया से एक संधि करना स्टार्ट किया जिसका नाम था वार्शा। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी, अर्थात जिसके अगुवा कौन थे, अमेरिका, उसकी बात करें तो नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो नाटो कब आ रहा है, 49 में, और वार्शा कब आ रहा है, तो 55 में। ये सभी चीजें याद रखनी है, और मैंने पहले भी इसको बता दिया है। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी, ये सभी चीजें मैंने बता दिया था। इस पर सीटो और सेंटो, ठीक है। दोनों महाशक्तियों कोरिया में, दोनों महाशक्तियां जो है, दोनों महाशक्तियां मतलब कि एक अमेरिका और दूसरा कौन सा भैया, रशिया, यानी कि उस समय का सोवियत संघ। 1950 से 53 के बीच में, जबकि बर्लिन में, मतलब ये लोग ऐसा नहीं है कि उसके बाद से लड़ाई ही नहीं करते हैं, 50 से 53 के बीच में बर्लिन में लड़ लेते हैं, ठीक है। सॉरी, कोरिया में। 1 मिनट पहले इसको क्लियर करते हैं। हाँ, ये देखिए, जैसा कि अवरोध ने क्या किया था, अवरोध जो कि मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, अवरोध क्या है, युद्ध को रोकने का कारण है। तो अवरोध के कारण क्या हुआ, मिसाइलें तो तैनात कर दी जाती है कहाँ, अमेरिका के बॉर्डर पर, यानी कि क्यूबा में, बट वो मिसाइलें छोड़ी नहीं जाती है। और अवरोध के कारण क्या होता है, युद्ध विराम, वहां से बहुत सारी संधियां होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद से कोई झड़प होता ही नहीं है, होता है। अब अचानक से तो सब कुछ खत्म होता नहीं है, थोड़ा उफान मारेंगे ही। तो 50 से 53 की बात करें तो कोरिया में, याद रखिए 50 से 53 के बीच में, कहा, कोरिया में। बर्लिन में 62 में, 58 से 62, बर्लिन, ब से बर्लिन, ब से 62, याद रखिएगा, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, 1962। ओके, तो 62 में, ब से 62, ब से बर्लिन में ये लोग 62 के आसपास में लड़ लिए थे, 50 के आसपास में कोरिया में लड़ लिए थे, एवं कांगो में 1960 के दशक के शुरुआत में वहां भी लड़ दिए थे। फिलहाल में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 1 बज रहे हैं, और नींद भी बहुत जोर का आ रहा है। तो कम से कम आप लोग तो उस टाइम में वीडियो देख नहीं रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि पहले तो लाइक कर लीजिए, फिर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपसे बाकी ले ही क्या रहे हैं।
अब बात करें तो देखिए ये लोग तो झड़प ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय तक अभी तक की बात करें ना, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये दोनों के दोनों अभी भी लड़ रहे हैं। ये कहाँ है, चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड में। ये देखिए, ये चाइना है, ये तो समझ रहे हैं आप लोग, ये है चाइना, और चाइना से ही सटा देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। और ये दोनों भाई ना आज तक कभी नहीं मिल पाए। आज भी इन लोगों में क्या शीत युद्ध चलते रहती है, मतलब वही हम तुम्हें ये करेंगे, समझ गए। तो कहाँ गए भैया, हाँ, तो कुल मिलाकर के ये, हाँ, दक्षिण कोरिया और जो उत्तरी कोरिया है आज भी क्या हो रहे हैं, विभाजित ही हैं। बात करते हैं यहाँ पर, चलिए गुट निरपेक्षता। अब एक गुट निरपेक्षता, अभी हमने क्या देखा कि विश्व उस समय कितने भागों में बट गया, दो। एक पहला विश्व जिसे क्या कहा गया, अमेरिका। एक दूसरा विश्व जिसे क्या कहा गया, रशिया, समझ गए। तो एक तीसरा भी विश्व, यानी कि विश्व तीन भागों में बंटता है। पहला तो अमेरिका और जिसके पक्ष में बहुत सारे देश, दूसरा रशिया और उसके पक्ष में बहुत सारे देश, एक तीसरा होता है जिसको कहते हैं गुट निरपेक्षता। वाओ, क्या बात है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ, गुट निरपेक्षता। भारत एक गुट निरपेक्ष देश है, आपको पता है। गुट का मतलब होता है कि गिरोह, मतलब आपके साइड में, निरपेक्ष नहीं जाएंगे। तो जैसे कि पहले जब ये विश्व युद्ध हो रहा था तो आधा देश किसके संपर्क में, रशिया के, आधा देश किसके संपर्क में, मतलब देश का, विश्व। अब आधा आधा नहीं कर सकते, मतलब कुछ कुछ पार्ट, अधिकांश पार्ट तो रशिया की तरफ से और मोस्टली पार्ट अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे। तो विश्व तो दो खेमे में बटा ही था। अब एक विश्व का ऐसे देश था जो बोलता था भैया हमको कहीं नहीं लड़ना है। अब ये ऐसे देश थे जो वर्तमान में, यानी कि नव यानी कि नया, स्वतंत्रता यानी कि जो अभी नया नया आजाद हुआ था, वो बेचारा किधर जाए, अब रशिया की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ जाए, मतलब वो तो अपने देश को नहीं चला पा रहे तो जाएंगे कहां से। तो ऐसे में ही उसका निर्माण होता है गुट निरपेक्षता का। इसके संस्थापक में कौन कौन, मतलब ये अकेले कोई मिलकर नहीं किया, बहुत सारे देशों ने मिलकर किया। जैसे कि इसमें जोसेफ ब्रॉज टीटो, तो एक मान लीजिए टीटो को याद रखिए, कैसे टीटो को याद रखिएगा, ध्यान समझिए। तो टोटी मतलब याद रखने, टोटी मतलब क्या होता है, नल, जिसमें हम लोग पानी पीते हैं। नल सबके लिए होता है। तो ये निरपेक्ष वाले जो है ना, ये किसी की तरफ से नहीं रहेंगे भैया, हमको कहीं से नहीं रहना है, लड़ाई हम चाहते ही नहीं है, कोई भी वो शांति से रहे। तो ये टोटी वाले होंगे, टीटो, याद रखिएगा। तो इसके संस्थापक में टीटो है, यूगोस्लाविया के शासक थे टीटो, टोटी, यूगोस्लाविया। कहाँ के शासक थे, यूगोस्लाविया। दो चार बार लिखिए कॉपी पर, यूगोस्लाविया के शासक टीटो, यूगोस्लाविया के शासक टीटो, यूगोस्लाविया के शासक टीटो, लिखिए। और फिर जब याद हो जाए आगे बढ़िए। एक हमारे देश से थे नेहरू जी, पता ही है, सबके लिए झुके रहते हैं, आओ भैया स्वागत है। तो निरपेक्षता में एक नेहरू जी हैं, एक टोटी जी हैं, और एक अब्दुल नासिर हैं, नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। तो ऐसे इनको याद रख लीजिए, या तो गमला याद कर लीजिए या फिर नासिर, दोनों में से जो भी हो याद कर लीजिए। नासिर मतलब नासूर, नासूर का मतलब होता है, समझ रहे होंगे कुछ लोग, मतलब पैर में वो जो नाखून होता है ना, दर्द करने लगता है ज्यादा बढ़ गया तो, उसी को नासूर कहते हैं। तो नासूर भी सबको होती है। तो ये निरपेक्ष सबके लिए काम करते हैं। अब सबको सबको पानी पिलाने के लिए टोटी ले लीजिए, सबका स्वागत करने के लिए निहोर जाइए, और सबको क्या होता है, नासिर होता है। इंडोनेशिया के सुकर्णो, सुकर्णो मतलब कारणों, कान कान कान, याद रखिएगा, सुकर्णो कान कान सबके पास हो रही है। तो ये निरपेक्षता मतलब जो सबको लेकर चलेगा, सबके पास कान है, सुकर्णो, समझ रहे हैं। सबको निहुर के क्या करना है, स्वागत, नेहरू। देखिए पेन आ रहा है, तो आप लोग बस लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, ऐसे ही आप लोग का साथ रहा तो बहुत आगे ले जाएंगे। तो एक कान हो गया, कर्णो सुकर्णो, एक
नेहरू जी हो गए और एक टोटी जी सबको पानी पिलाएंगे, आओ भैयो। और एक हो जाएंगे गमला, गमला गमाल, गमाल कौन, नासिर, गमाल नासिर। ओके, चलिए ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से समझाते हैं कुछ चीजें, बात करते हैं। ये जो टोटी है कहाँ का, यूगोस्लाविया का है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ का पत्ता है, अपने भारत के हैं। और मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर, नासिर कहाँ के थे, मिस्र के, नासिर कहाँ के थे, मिस्र के। इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, कौन थे, सुकर्नो, हाँ हरिओम। और घाना के एक थे वाने, वामे एन क्रूमा, वामे एन क्रूमा, वामे, इसको लिखिए तो 3-4 बार, वामे 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 वामे, वामे जामे जिसमें, वामे, वामे एन क्रोमा, एन क्रोमा, एन क्रोमा, एन क्रोमा, वामे एन क्रोमा। सोइए नहीं, हम आपके लिए ही हैं, सोने देंगे नहीं। ओके, वामे एन क्रोमा, हेलो हेलो हेलो, जग जाइए। वामे एन क्रोमा, क्या, वामे एन क्रोमा। तो कौन हो गया, टोटी हो गया, हमारे नेहरू जी हो गए, नशीर जी हो गए, ये सभी लोग मिलकर के 56 में। थोड़ी सी अब सन की बात कर लेते हैं, सन की मतलब साइको नहीं, सन ईस्वी की। ओके, 49 की बात करते हैं, नाटो 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 नाटो, समझ गए। इसके ही जवाब में 55 में क्या चीज, वर्षा वर्षा वर्षा। और यहाँ पर 56 में ये जब दोनों दोनों जो दो विश्व खेमे में बटी हुई थी ना, एक नाटो, कुछ लोग जाके नाटो में मिले, कुछ लोग नहीं नहीं हम वर्षा में रहेंगे, वर्षा बारिश कराएंगे। तो एक ने बोला ना हमें वर्षा चाहिए, ना हमें नाटो चाहिए, हमको तो टोटी चाहिए, टीटो। तो टीटो, नेहरू जी और नासिर जी ये लोग मिले और क्या किए, 56 में एक सफल बैठक किए। इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए और सबने सबने क्या अपनाया, ना नाटो अपनाया, ना वर्षा अपनाया, ये अपनाए गोट निरपेक्ष। भैया हमारे पास तो खाने को नहीं है, हम का रेश आग में कूदने की हो, हम तो पहले अपने देश का डेवलप करें, बाकी की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कूट निरपेक्षता को अपनाया। क्लियरली क्लियरली दिस पॉइंट वी नोटेड माय लॉर्ड, ध्यान से सुनिए। टीटो कहाँ का था, यूगोस्लाविया का। वामी मछली घाना में, वामी वामी मछली होता है हमारे यहाँ बिहार में, वामी मछली कहाँ, घाना, घाना जिसमें मछली को बचाया जाता है। तो घाना के वामे एन क्रुमा हो गए, वामे कहाँ का, घाना के। इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया में सोना करने वाले सुकर्नो। ये नासिर जी कहाँ, मिस्री में आ जाएंगे, बोलते तो बड़े अच्छे अच्छे, आपको पता भी होगा। नेहरू जी को तो पूछना नहीं है, टोटी जी कहाँ से, यूगोस्लाविया से। ये समझ रहे, ये लोग मिलकर 56 में करते रहे हैं। कुल मिलाकर 349 में नाटो जी आ गए, 55 में हमारे वर्षा जी आ गए। तो इन्होंने बोला 56 में भैया हम क्यों पीछे रहे, हम भी एक अलग से गुट बनाएंगे, गुट निरपेक्षता। लेकिन इसका मतलब होता है कि कोई गुट नहीं। बात करते पहला गुट निरपेक्षता सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 सदस्य देश में शामिल हुए थे। ये लोग मतलब 56 में इसका स्थापना नहीं कर दी, 56 में ये लोग मिले, एक सफल बैठक हुआ, बातचीत हुआ। गुट निरपेक्षता, इसका क्या क्या रोल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, कैसे बाकी देश इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या उनको इससे क्या फायदे होंगे, ये सभी चर्चे चले। और इसलिए इसका पहला बैठक होता है बेलग्रेड में। आओ भैया बेल खिलाएंगे। तो गुट निरपेक्षता वाले क्या कर रहे, पूरा विश्व दो तरफ भाग रहा है, या तो रशिया की तरफ वार्सा या अमेरिका की तरफ नाटो। ये लोग कहते हैं भैया वे लोग कुछ नहीं खिलाएंगे, ना वर्षा में स्नान करवाएंगे, ना नाटो में आटो होगा। आइए हम देते हैं आपको बेल, खाइए बेल बेल। और ये कब 61 में हो रहा है। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हो रहा है, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे।
हेलो हेलो, सोना नहीं है। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 में, ये क्या संघ ने ये होगा ने, यहाँ पर कर लेंगे ने ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया 60 में, 16 में नहीं, कुछ मिसटाइप हो गया है। अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। अच्छा, मतलब ये में ही है। तो 1960 तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। अब ये अफ्रीकी देश ऐसे ऐसे थे जो बहुत गरीब थे। अब बताइए, ये लोग खुद रहे, अरे बकलोल, खाने को नहीं है दाने, मतलब कुछ भी कर देना है। तो अब समझ ही रहे हैं फिर क्या होगा। ये जो गुट निरपेक्षता वाले होंगे सोचेंगे भैया सभी गरीब देश तो हमारे थे, अमीर लोग तो भाग रहे थे अमीरों की तरफ, ये कहां से भाग रहा है भाई, पकड़ो इसको अफ्रीकियों को। तो कब की बात है, 60 मतलब क्या, ये लोग 56 में क्या कर रहे हैं, एक सफल मीटिंग करते हैं। 61 में पहला बैठक करते हैं। क्यों, ध्यान समझिए। 60 तक क्या होता है भैया कि 16 अफ्रीकी देश बे मतलब जाकर के शामिल हो गए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो 60 तक ये लोग शामिल हो जाते हैं। तो गुट निरपेक्ष वाले 61 में क्या करते, भैया अब तो हमारा मीटिंग करना जरूरी है और लोगों को जोड़ना भी जरूरी है। तो कुछ सन की बात कर लें, सन की 49 बोलते चलिए, नाटो बोलिएगा, नींद गायब होगा, दिमाग में भी आएगा। 49 में 1949 नाटो, 55 में वर्षा, 61 में गुट निरपेक्षता। 60 तक कितने अफ्रीकी देश शामिल हुए, 15। तो चलिए यहां से बात करते हैं। ये हो गयो 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। 2019 की मैं बात बता रहा हूँ, 18वें सम्मेलन है ये, 19 सन और 18वां सम्मेलन। तो 18वां सम्मेलन कब, 19 में, 2019 में। और ये किसका सम्मेलन भैया, गुट निरपेक्षता का सम्मेलन है। पहला सम्मेलन कब हुआ था, 61 में हुआ था। जी सर, जी पक्का सर है, बस थोड़ा भूल गए थे। तो 61 में ये लोग पहला क्या करते हैं, सम्मेलन। सम्मेलन मतलब दोस्तों मीटिंग, क्या चीज, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, याद रखिएगा। 61 में ये लोग पहला मीटिंग करते हैं गुट निरपेक्षता वाले, उसके बाद होती रहती है। लेकिन 19 में, 2019 में 18वां सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन, 18वां सम्मेलन होता क्या है। अरे अजब यार, तुमने तो जाने नहीं है वो अजरबैजान, अरे अजब रे, बेजान का है, बिना जान का है, अजर बेजान, अजर बेजान, अजर बेजान, क्या अजर बेजान, 2-4 बार बोलिए, अजर बेजान। 18वां सम्मेलन कब, तो ये 18 है, 2019। 2019 19 में कितने देश शामिल, 120। समझ रहे, अरे कितना मस्त पढ़ाते हैं सर आप, हम तो पढ़ा देते हैं भाइयों, आप याद नहीं करते हैं। 18वां सम्मेलन किसका, गुट निरपेक्ष का, कब हो रहा है 18वां सम्मेलन, 19 में। कितने लोग, 20, मतलब 120। और 17 जो थे ना, बेचारा बेजान का है ना, तो 17 मतलब खतरा लोग आए हुए थे, उसमें पर्यवेक्षक शामिल हुए। गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देश को एक तीसरा विकल्प दिया। मतलब इससे आपने क्या सीखा, कुछ नहीं। जी सर हमको आता है, छोड़ के बढ़ जाए, नहीं सर बता दीजिए। देखिए, गुट निरपेक्षता में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका
इसके ना 9 स्वतंत्र देश, मतलब हमने अमेरिका को भी ले लिया, उधर से भी कुछ देश आ जाते हैं, तो इसके 9 स्वतंत्र देश क्या हो रहे हैं। एक तीसरा विकल्प चुन लेते हैं, आई मीन गुट निरपेक्षता, गुटरगो। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर एक पॉइंट आपको मिलने को देखने को मिलेगा, मतलब एबीएम, एबीएम, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सर जी आप गलत लिख दिए हैं, नहीं नहीं एबीएम ही होगा। ए मतलब एंटी, बी से बैलिस्टिक, एम फॉर मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ट्रीटी वाज साइंड ऑन मई 26, 1972। मतलब सर याद करने में दिक्कत होती है, बिल्कुल नहीं होगी। यहां देखिए ना, जब हम हैं तो गम काहे का, क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, बी फॉर बैलिस्टिक, ओके जी सर। तो बी फॉर 62, याद रखिए क्या समस्या। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो ट्रीटी लाया गया, मतलब इसमें क्या था ना कि हमको बैलिस्टिक मिसाइल पर क्या करना है, रोक वगैरह लगानी है, ठीक है। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वाज साइंड ऑन मई 26, 1972, यानी कि 72 में। मैंने 62 देखा, ओ सॉरी 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 जी सर, आपने गलती कर दिया, वाह वाह, 62, ओ सॉरी, फिर मैं 62 बोल रहा हूँ, 72, क्या चीज 72। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी was signed in 1972 by the United States and the Soviet Union, सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ यानी कि रशिया, ड्यूरिंग द मास्को समिट। मतलब इसको समझ लीजिए सर, मास्को सावन उतरा है, वो वाली मास्क की बात नहीं हो रही है, ये मास्को, मास्को एक जगह हो गया, यहाँ पर दोनों देश मिलते हैं 72 में, दोनों बुढ़ऊ, कौन कौन, अमेरिका और रशिया यानी कि सोवियत संघ, हम आर ही लिख रहे हैं, दोनों मिलते हैं और वहां पर एक ये लोग संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, मतलब कि सिग्नेचर, खाने वाला नहीं। इसको कहते हैं आओ बैल मारो, आ बैल मारो नहीं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक ट्रीटी था, मतलब कि संधि था, जिस पर ये दोनों देश सहमति जताते हुए सिग्नेचर करते हैं। तो ये आओ बैल मारो कब, 72 में, कब 1972, कहा, मास्को, बैल मारो और मार्स निकाल दो, मास्को, ठीक है, कहा हुआ था, मास्को। वैसे भी इस मास्को में अंत का COW मतलब काऊ, काऊ, काऊ मतलब जानते हैं ना, आ बैल का गाय, मुझे मारो। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे दोस्तों, दोस्तों 87 की बात करते हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी और इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा था। मतलब मैं ये लाइन क्यों बता रहा हूँ, ये बताने के लिए, ये जो गुट निरपेक्षता है ना, कितना जरूरी है। अमेरिका भी कहाँ किसी की लड़ाई में कूदता था भाई, प्रथम विश्व युद्ध में तो बेचारा कूद भी नहीं रहा था। आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, क्या देखे होंगे, ये जो है ना, इनके जहाज डुबाने स्टार्ट कर देते हैं बेचारे, करे तो क्या करे। उन जहाज में इनके आदमी भी होते थे अमेरिकन, खुद पड़ा भैया ने। चलिए फिर तो देखते हैं आगे की ओर। सुकर्णो याद कीजिए, तो सुकर्णो कहाँ का था, सुकर्णो, सुकर्णो, अच्छे अच्छे कान वाले कहाँ के लोग, वही इंडिया के हो सकते हैं सर, जी नहीं सर, इंडिया से ही, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, क्या चीज, इंडोनेशिया, ओके, इंडोनेशिया, जी सर समझ गए सर। तो सुकर्णो बांडुंग सम्मेलन के आयोजक थे। सुकर्णो एक बांडुंग सम्मेलन था, बांडुंग सम्मेलन, इसी का ना बांडुंग, 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 तो चार बार लिखिए, बोलिए, बांडुंग, 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 बांडुंग,
जी सर, याद नहीं हो रहा है, हो जाएगा भाइयों, करा ही देते हैं। लो भाई, लो भैये ना, ओम भो, नहीं 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 नहीं, यहाँ आ जाइयो सर जी। पांडुंग, कुछ याद आ रहा है? पांडुंग, पांडव, पांडुंग, पांडुंग, पांडव, पांडुंग, पांडुंग। और पांडव में जानते हैं सबसे मजबूत कौन था? कर्ण। सुने होइएगा आप लोग, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी। लेकिन क्या है ना कि धर्म का साथ दे रहा था ना, इस वजह से बेचारे की ऐसी की तैसी हो गई। आप भी कम से कम बाकियों की नहीं, मेरी साथ दे दो भाई, एक लाइक कर दीजिए अब तक ना किए हैं तो ये पांडुंग यानी कि बांडुंग सम्मेलन, तो पांडवों का सम्मेलन गर्द उड़ाने वाला कर्ण था। सुकर्णो कहाँ का? इंडोनेशिया जी सर, इंडोनेशिया। अब बात करते हैं बिल्कुल करते हैं। स्पीड बढ़ाया जाए, टाइम इज गोइंग ज्यादा। चलिए थोड़ा सा रॉकेट, ओके, धक सुकर्णो, पांडुम, पांडव, कर्ण, याद हो जाएगा। अप्रैल 1955, 55 से कुछ याद आया सर जी? वर्षा सम्मेलन, संधि, सॉरी, ट्रीटी जी, रशिया की तरफ से था। यहाँ पर बात हो रही है 55 में एक और चीज, एशियाई और अफ्रीकी देशों की 29 सरकारों के प्रतिनिधि इंडोनेशिया के बांडुंग में शांति और शीत युद्ध, आर्थिक विकास और वी उपनिवेशीकरण में तीसरी दुनिया की भूमिका पर चर्चा करने के लिए, मतलब 1 मिनट, इतना भी फास्ट मत जा। ये हम बात कर रहे थे बांडुंग सम्मेलन किसके द्वारा? सुकर्णो, जी सर। तो ये बांडुंग सम्मेलन जो कि 55 में ही हो रही है, और 55 में और क्या हुआ था? वर्षा और बांडुंग सम्मेलन में कुछ लोगों को बुलाया गया था। एशियाई कुछ देश थे, कुछ अफ्रीकी देश थे, ठीक है। तो ये सरकार के इसमें प्रतिनिधि आए थे, मतलब खुद सरकार नहीं आई थी, उनके कुछ प्रतिनिधि आए थे। बातचीत होता है बांडुंग सम्मेलन में। बांडुंग सम्मेलन 55 में, अगली साल 56 में क्या होता है? ये लोग एक सफल बैठक करते हैं, ठीक है। कौन कौन? नेहरू जी, नासिर जी, मतलब तो समझ रहे हैं। ये सभी लोग क्या करते हैं? टोटी जी, ये लोग मिलते हैं, टीटो, ये लोग मिलते हैं और 56 में एक सफल बैठक कर देते हैं, और 61 में करते हैं गुट निरपेक्षता का पहला मीटिंग। ये सब चीज माइंड में रखना है। तो आई थिंक बांडुंग सम्मेलन क्यों हुआ था पता चल गया। शीत युद्ध को लेकर के, शांति कैसे हो, हमारा विकास कैसे, हम तो नया नया भी बने हैं, हमें तो उपनिवेश से अभी अभी आजादी मिली है, फिर हमें क्या करें, तो हम निरपेक्ष बन कर रहे हैं। ये कौन बताया? बांडुंग सम्मेलन किसने बुलाया था? बांडुंग कौन? कर्ण, सुकर्णो। कहाँ का था? जी सर पता था, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं तो पूरा भूल जाइए या फिर पूरा याद कर लीजिए। इंडोनेशिया। गुट निरपेक्षता की पद्धति धीरे धीरे बदले जैसे बेलग्रेड में हुए। ओ सॉरी, हाँ मैंने धीरे धीरे बदले ये चीज, मतलब ये जो गुट निरपेक्षता है ना, धीरे धीरे बदलता गया। मतलब पहला तो बेलग्रेड में होता है 61 में, दूसरा होता है 70 में, और 70 में होता है ना तो थोड़ा सा आर्थिक मुद्दा उठाया गया, समझ गए। लेकिन 70 के बाद फिर होता है 80 में, और 80 में जो हो रहा है ना, ये तो खस्सी की तरह हलाल हो गया। जी सर, बात मत कीजिए खस्सी का। पहला 61 यानी कि 60 मान लीजिए, फिर 70 मान लीजिए, फिर 80 मान लीजिए। मैं यहाँ पर 3 डाटा लिया हूँ। 60 में पहला मीटिंग, 70 में आर्थिक विकास की बात होती है, और 80 में लगभग खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जो अमेरिका था ना, ये था
हमारी मतलब उल्टा समझ लीजिए, हमारी समझ ओ, इतना समझदार है सर अमेरिका। अब ये पूंजीवादी देश, और ये क्यों चाहेगा कि भैया कोई देश हमें आके मिले ही नहीं, ये तो हम खुद कमजोर पड़ते जाएंगे। क्योंकि अमेरिका रशिया से अगर मजबूत पड़ता है तो क्यों जी, नटरुआ के कारण नाटो जिसमें बहुत सारे देश शामिल हुए, यूरोपीय देश, यहाँ तक कि वैसे भी देश जो पहले सोवियत संघ के अंग थे, बताइए, जैसा यूक्रेन आपने सुना होगा, वो भी शामिल हो ही रहा था कि रशिया ने बोला ओए खसिया की तरह बलि चढ़ा दे वो, मत जा भाई, तू पहले मेरा भाई था, कसाई मत बन। तो वही चीजें, इसलिए नाटो के कारण है अमेरिका ताकतवर। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि ये सभी समाजवाद अर्थात रशिया की तरफ जाएं, या गुट निरपेक्षता किसी की तरफ रहे ही नहीं, दोनों में खतरा है उसको। इसलिए उसने क्या किया, बहुत पैसे वैसे फेंके, पैतरे वैतरे चले, जो देश शामिल होता था, होना चाहता था गुट निरपेक्षता में, उसे क्या करता था, पैसे के लोभ, बहुत सारे प्रलोभन, ये सब दे करके इस गुट निरपेक्षता को क्या करना चाहा, कमजोर। पहला 61 जी सर, दूसरा 70 हाँ सर, तीसरा 80 वाव सर। चलिए, इसका प्रयास मंद पड़ जाएगा। मुख्य कारण का विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। तो अगर कभी पूछ दे कि ये जो क्या है गुट निरपेक्षता कमजोर क्यों पड़ा, तो विकसित देशों के द्वारा किया जा रहा तेज विरोध, और क्या किया जा रहा षड्यंत्र। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी, नाटो नहीं, यहाँ पर नाटो नहीं है, ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय था। मतलब भारत क्या बोला कि हम तो रहेंगे निरपेक्ष, गुट गुटों किसी गुट में नहीं जाएंगे, गुटों से रहेंगे निरपेक्ष। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि डरपोक है या निष्क्रिय है, कहीं शामिल हो ही नहीं रहा। अरे नहीं भैया, ये अपना देखना चाह रहा है। तो नेहरू जी ने बोला कि ना तो हम सकारात्मक हैं, ना तो हम निष्क्रिय हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब कोई पलायन की नीति नहीं है कि हम तो भाग आए भाई, हम किसी में नहीं रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि दोनों गुटों में से हम किसी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे और कोई भी हम पर दबाव नहीं बनाएगा। पहले ही बता दे रहे, हम किसी में शामिल होने वाले नहीं है। भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। मतलब ये बातें ये करें, किससे तो एक और फायदे हैं, अगर हम किसी में शामिल हो ही नहीं तो हम ना तो किसी के दोस्त ना ही किसी के दुश्मन। दूसरा चीज, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमको जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका में भाग जाएंगे, हमको जरूरत पड़ी हम रशिया में चले जाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा, हमको कोई धमका नहीं सकता। अमेरिका ये धमकाएगा, हम रशिया की तरफ भाग जाएंगे, रशिया धमकाएगा, अमेरिका की तरफ भाग जाएंगे। मतलब हम तो दाव के दाव खेले हैं, जो खेलने को कहेगा खेलेंगे, जो ज्यादा बोलेगा उधर से भाग जाएंगे। तो इससे क्या है, कोई हम पर धौंस नहीं जमा सकता है। नो जमाइंग धौंस, हम होइंग बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं, एक बोलेगा दूसरे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारा तो कोई गुट है नहीं, हम गुट निरपेक्ष वाले हैं। वाव जी सर, अच्छा है, समझ गए। हालांकि कुछ आलोचकों ने कहा कि ये तो गुट निरपेक्षता जो है सिद्धांत भी नहीं, इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, क्या है वही है। आलोचकों का दूसरा तर्क यह भी है कि भारत के बिहार में है स्थिरता रही नहीं रही, विचार में भारत के विचार में कोई स्थिरता न रही, क्योंकि भारत कभी अमेरिका की तरफ झुकाव करता है तो कभी रशिया की तरफ करता है, इसका कोई टिक नहीं है, कब किधर चला जाए, इसलिए भारत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। मतलब भारत अपने आप को क्या कहता है कि हम तो कूट निरपेक्ष हैं, लेकिन कभी कभी इसका विरोधाभास भी हुआ है, क्योंकि एक बार ये रशिया की तरफ झुकाव कर लिया था, कब 1961 में जब बांग्लादेश बन रहा था, तो इसने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम तो आपके मित्र हैं। अब मित्रता से याद आया कि मित्र देश में कौन थे, अभी मैंने बताया था, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, ए फॉर अमेरिका, एस फॉर कौन, सोवियत संघ, बी फॉर कौन, जी सर ब्रिटेन, और एफ फॉर सर जी फाड़ दीजिए फ्रांस को। ओके, बात करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी, ये तो तय है। ये गुट निरपेक्षता कब आया, शीत युद्ध, शीत युद्ध के कारण दो देश, एक अमेरिका एक रशिया, दो विश्व बंट गया, दो खेमे में, तो तीसरा खेमा आ गया गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता किसके कारण पनपा,
किसके कारण पनपा? तो पनपा, जी सर, पनपा किसके कारण पनपा? शीत युद्ध के कारण। ना शीत युद्ध होती, ना दुनिया दो खेमे में बंटता, और ना ये तीसरा खेमा विलेन की तरह आता। और उस विलेन में याद रखिएगा टोटी जी थे, और कौन थे? शुकर्णो जो थे, जी सर, और कौन थे? वामे एन क्रूमा, वामे मछली कहाँ के? घाना के, जी सर। युगोस्लाविया का कौन था? टोटी सर। भारत का नेहरू जी सर, और मिस्र के कौन? नासिर जी। ओके, चलिए चलिए चलिए, बात करते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि एलबीटी। एलबीटी, एल से लिमिट हो जाएगा, एल फॉर एलटीबीटी, एल फॉर क्या हो जाएगा? समझ गए? तो सीमित, सीमित मतलब कम, लिमिट में। परमाणु मतलब समझ रहे हैं ना? परीक्षण मतलब क्या? उसका टेस्ट करना। संधि मतलब संधि, सॉरी, ट्रीटी। ठीक है, चलिए ध्यान से समझा जाए। ओके, हाँ, हे प्रभु थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओके, तो नाम से क्या है? सीमित परमाणु परीक्षण, यानी कि ये जो परमाणु बमों का लगातार परीक्षण हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, सीमित किया जाए। तो इसी को लेकर के एक संधि हुई इन सभी देशों में, और ये भी कहाँ हो रहा है? मास्को, मास्काऊ, मास्को काऊ, मास्काऊ, मास्काऊ में, मास्को में। और क्या होता है? जी सर, दोनों देशों के बीच क्या चीज? संधि। मास्को में किस बात को लेकर सर? याद है? सॉरी, बैल मार। और ये बैल वाली संधि कहाँ? काऊ, यानी कि मास्काऊ, मास्को में हुआ था। बैल मुझे मार। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी था, यानी कि एक संधि था। ओके, जी सर, याद आ गया है सर, भूल गए थे सर जी, ऐसे ही भूलते रहिए। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी, अभी मैंने बता दिया। सीमित परमाणु परीक्षण संधि 63 में हो गया। कब हो गया? 63 में। लेकिन 5 अगस्त को और 10 अक्टूबर को ये इस दिन संधि होता है और प्रभावी होता है अक्टूबर से। याद करने की जरूरत नहीं है सर, इतना डीपली नहीं जी, बिल्कुल अच्छी बात है, बस 63 याद कर लीजिए। जी सर, ये अच्छी बात है। बात करते हैं, हेलो हेलो हेलो, नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग, सो गए, समझ लीजिए रिजल्ट, खो गए। परमाणु अप्रसार संधि, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। परमाणु अप्रसार संधि यानी कि वही बातें हैं कि परमाणु जो हथियार हैं वो फैले नहीं, जहां तक हो गए वहीं तक रह जाए। जी सर, बट रुकने वाला है कहाँ? क्योंकि गाना बजेगा, कहते हैं हमको प्यार से, तो भारत मानने वाला कहाँ है? ये भी कर ही लेगा। 67 में परमाणु अप्रसार संधि 67 में होता है। जिसके पास परमाणु हथियार था उसके बाद इसके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए संधि किया गया था। उस समय तक अमेरिका, सोवियत, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना कितने हो गए? अमेरिका जी 1 सर, सोवियत संघ 2 सर, ब्रिटेन 3 सर, फ्रांस 4 सर और चाइना 5 सर जी। ये 5 पांडव जिनके पास परमाणु बम थे। तो अब कहा गया कि जिनके पास है बस वहीं तक, अब इससे आगे कोई भी देश परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेगा। अर्थात इसके फैलने से, इसका प्रसार होने से हमें क्या करना है? रोकना है। तो यही एक संधि हुआ और इन 5 देशों को मान लिया गया कि ये परमाणु संपन्न देश है, इनसे नहीं टकराना, कभी भी कुछ भी कर देंगे और बाकी को होने नहीं देना है। भारत ने बोला हम पीछे ना रहो। चलिए ध्यान समझिए, तो 63 में है सीमित, थोड़ा लिमिट कर लो यार। 67 में क्या हो रहा है? अप्रसार, अब रोक दो, बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, तो इसी संधि पर क्या होता है कि 1 जुलाई 1800 में कहा चले गए हम? 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए, जबकि यह 70 से प्रभावी हो जाता है। 67 में ये बात होती है, 68 में सभी लोग सिग्नेचर करते हैं और 70 से जाकर के ये प्रभाव में आ जाता है। 1995 से इस यूनिट को क्या किया? मतलब अनंत काल के लिए
क्या है, यूनिट कल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। इसे अनंत काल के लिए, इसको क्या लिख देंगे, अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब पहले तो रखा गया कि 95 तक कोई भी देश क्या करेगा, परमाणु बम का प्रसार नहीं करेगा या फिर नया परीक्षण नहीं करेगा। फिर 95 के बाद अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया कि नहीं, अब तो कोई देश नहीं करेगा। फिर भी बहुत सारे देशों ने किए, उसमें हमारा एक है भारत। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता प्रथम, यानी कि सामरिक अस्त्र परिसीमन, परिसीमन यानी कि उसको कम करना, अस्त्र मतलब हथियार, हथियार को कम करने वाली पहली वार्ता 69 में हुआ। हम तुमको मारेंगे पीटेंगे और तुम हमको मारो पीटो। ये 6 और ये 9 दोनों एक दूसरे को उल्टा है। तो ये अस्त्र हथियार की बात हो रही है। अस्त्र परिसीमन यानी कि थोड़ा सा उसको परिमित कर दिया जाए। तो अस्त्र परिसीमन का जो पहला परिसीमन कब, 69, दूसरा 72 और एक है सामरिक अस्त्र या शस्त्र, दोनों में से कुछ भी कह दीजिए। यहाँ पर न्यूनीकरण है, ये है सीधे अस्त्रों का परिसीमन, परिसीमन यानी कि उसको कम करना। तो ये एक 69 में हो रहा है, दूसरा 72 में हो रहा है। ये 3-4 बार लिखिए और इसको क्या कीजिए, ये 3-4 जो सन है इसको कहीं एक कॉपी में लिख लीजिए और कहीं एक जगह पर चिपका दीजिए। जब आइए एक नजर देख लीजिए, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं नोट्स में इसे नहीं हटा रहा, बाकी को हटा दे रहा, ताकि आप लोग इसको क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण 91 में पहला और 93 में दूसरा, यानी कि जो अस्त्र वगैरह उसको न्यूनीकरण, न्यून यानी कि कम होता है, बिल्कुल कम कर दिया जाए। तो ये कम वाली बात कब हुई, 91 और 93। ऐसे भी 90 साल के बाद जीने मरने की ही जो, जीने की क्या मतलब मरने की संभावना बढ़ जाती है और जीने की संभावना न्यून हो जाती है, ना न्यूनीकरण। तो न्यूनीकरण 90 याद रखिएगा, 91, 93। अगर अस्त्रों का न्यूनीकरण की बात होगा तो लगभग ना के बराबर जीने का चांस है 91 में और 93 में। अगर बात करें अस्त्रों का परिसीमन करने का, यानी कि थोड़ा कम करने का, 69 में और 72 में। ओके, तो ये सभी चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ काल है और इस काल को देखते हैं कल के क्लास में, लेते हैं विदा। हालांकि 1 मिनट, मतलब ये खत्म ही हो गया, देख लीजिए, बस यही है, बस। तो कुछ सन है, इसके लिए कल के क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्या चीज, ट्रिक। जी सर, क्योंकि सन याद करने में हमको होता है दिक्कत। बिल्कुल नहीं होगा सर, हम हैं सर। जी सर, ओके सर। तो गुड बाय सर, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत और श्री रामचंद्र की जय।